Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम लोग नीट से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले नीट के एग्ज़ाम की लास्ट डेट जैसा कि आप जानते हो 7 अगस्त है और एग्ज़ाम जो है आपका नीट का 12 सितंबर को होगा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक। 3 घंटे मिलते हैं नीट के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। इस बार वो लोग थोड़ा सा पेपर पैटर्न बदल दिए। तो पहले ये होता था कि फ़िज़िक्स के 45, केमिस्ट्री के 45, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस आते थे। इस बार वो लोग ये करे कि वो लोग पूरे पेपर को 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी, ठीक है। और हर सब्जेक्ट को 2 सेक्शंस में डिवाइड करे वो लोग, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आएंगे 35 क्वेश्चंस, फिज़िक्स के भी 35 होंगे, केमिस्ट्री के भी 35 होंगे, बॉटनी के भी 35 होंगे, ज़ूलॉजी के भी 35 होंगे। और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन आएंगे, मगर उसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चनों के आंसर लिखना है, यानी कि 5 क्वेश्चंस आपको छोड़ने पड़ेंगे। सेक्शन बी में केमिस्ट्री के भी 15 क्वेश्चन आएंगे, मगर आपको लिखना कितने, सिर्फ 10 क्वेश्चन लिखना है और 5 क्वेश्चन को छोड़ना है। ये लोग सेक्शन बी इसलिए बनाए क्योंकि कई सारे स्टेट्स में सिलेबस रिड्यूस हुआ था, उसको मद्देनज़र रखते हुए सेक्शन बी को बनाया गया है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर सेक्शन ए को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए या सेक्शन बी को। भाई पहले क्वेश्चन लगाओ आप सेक्शन ए के, और इसके पीछे रीज़न ये है कि सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन अगर आपको आते हैं, 35 क्वेश्चन अगर आपको मालूम है उसके आंसर्स, तो आप 35 के 35 आंसर कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शन बी के 15 के 15 क्वेश्चन आ गए, फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चन आपको मालूम है सेक्शन बी के, तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करोगे भी तो आपको पूरे 15 क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ 10 क्वेश्चनों के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमारी एडवाइस ये है कि सेक्शन ए को पहले अटेम्प्ट करिए, ये अच्छा है। मगर सेक्शन बी को पूरी तरह से छोड़ भी मत दो, ऐसा ना हो कि सेक्शन बी आसान आ जाए, सेक्शन ए टफ हो जाए, ठीक है। तो सेक्शन बी के भी आंसर को क्वेश्चंस को देख लो, अगर वो बन सकते हैं तो 10 क्वेश्चन को बना देने के बाद फिर सेक्शन ए पे आओ। मेरा बोलने का असल मकसद ये था कि सेक्शन बी के हर 15 सवालों के पीछे टाइम ज़्यादा मत लगाओ आप लोग, सेक्शन ए के ऊपर फोकस करो, क्योंकि उसमें हम लोग को ज़्यादा मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं। बाकी हर क्वेश्चन के करेक्ट करने पर आपको 4 मार्क्स मिलते और हर क्वेश्चन के गलत करने पर आपके मार्क्स -1 हो जाते, 1 नंबर आपका चले जाता। टोटल ये 35 सेक्शन ए के, सेक्शन बी के 10 क्वेश्चंस, मतलब फिजिक्स के होंगे 45, केमिस्ट्री के होंगे 45, बॉटनी 45, ज़ूलॉजी 45। इन सब के अगर हम लोग मार्क्स देखें तो 180 होते बच्चों, और सब मिला लेके 720 मार्क्स होते हैं, ठीक है। सर 720 में से कितने मार्क्स लाना चाहिए कि हमको नीट में या MBBS में सीट आ जाए, नीट हम लोग क्रैक कर लिए, ठीक है। तो वो हर साल उसका जो है रेंज बदलते रहता, ठीक है। कभी 450, कभी 500, कभी 550, ऐसा कुछ चलते रहता वो। तो इस बार का रेंज हम नहीं बोल सकते, सिर्फ हम आपको ये बोलेंगे कि आपको जितना हो सके उतना अच्छा पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना है। इस यहाँ से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। हर साल हम लोग कई स्टूडेंट्स को देखते हैं जो नीट को प्रिपेयर करते, और प्रिपेयर करते खुद में कुछ प्रॉब्लम्स भी आते, और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से सीट नहीं आती, और जब सीट नहीं आती तो वो लोग कुछ अलग ही रास्ते पे चले जाते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाँ, खुद के ऊपर से भरोसा तोड़ देना, ठीक है। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलना है, आपका एग्ज़ाम होने से पहले मुझे बोलना है कि किन लोगों को सीट नहीं आने वाली है। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को डिप्रेस करना नहीं है, आप लोगों का मोटिवेशन डाउन करना नहीं है, मगर आप कुछ बातें सुन लो ताकि आपको मालूम हो कि आपको इस बार सीट आएगी या नहीं आएगी, और अगर नहीं आएगी तो उसके पीछे रीज़न्स क्या है और उसके सोल्यूशंस क्या है, सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको आइडिया होगा कि नीट के पूरे अगर हम चैप्टर्स देखें, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सब मिला के, तो हमारे पास कुछ 98 चैप्टर्स है बच्चों, है ना। 98 असबाक है हमारे पास, और वो 98 चैप्टर्स में से हर चैप्टर के लिए आपको कम से कम 100 प्रॉब्लम्स तो करना पड़ेगा हर चैप्टर के लिए, ठीक है, ताकि आपको वो पता चले कि चैप्टर में उन्हें क्वेश्चन पूछता कैसा, प्रीवियस क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, ठीक है, या कोई और बुक के क्वेश्चन, सब मिला लेके हमको हर चैप्टर के पीछे 100 प्रॉब्लम्स तो करना पड़ता। हमको मालूम होना चाहिए कि MCQ कैसे पूछता, उन्हें कैसा घुमाता है एक टॉपिक के अंदर, ठीक है, उसका पूछने का अंदाज़ क्या है वो मालूम ही नहीं रहता हमको एग्ज़ाम में जाने से पहले। यही वजह है कि हम लोगों को सीट नहीं आती। कई लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर उनकी जगह पे नहीं हो रही अच्छी, तो वो लोग अपनी जगह छोड़ के कहीं और जाते। बाज़ लोग हैदराबाद, बाज़ लोग कोटा,
ठीक है। तो अपने अपने शहर को छोड़ के वो लोग अलग अलग जगह जाके प्रिपरेशन करने की कोशिश करते, तब कहीं जाके उनको सीट आती। लास्ट टाइम शोएब आफ्ताब को फर्स्ट रैंक आया था नीट में, और आपको मालूम है शायद कि शोएब आफ्ताब भी अपने घर को छोड़ के अपनी पूरी फैमिली के साथ कोटा में शिफ्ट हुए थे। तो मेहनत करना पड़ता, मेहनत करने के बाद ही हमको कुछ फल मिलता उसमें। तो पहला हम लोग यहाँ पर हेडिंग क्या बनाए भाई, हु विल नॉट गेट सीट, ठीक है। तो ये सब कामा करोगे तो आपको सीट आएगी। दिन में कुछ अच्छे खासे घंटे आपको लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तब कहीं जाके आपको सीट आती। तो बच्चों मैं आपको 4 या 5 कैटेगरी के स्टूडेंट्स बताता हूँ जिन लोगों को सीट शायद इस बार नहीं आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसके अंदर वो कैटेगरी में सबसे पहले नंबर 1 में आएंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स, देखिए हो सकता है कि इक्का दुक्का लोगों को आ जाए, मगर मैं ये ना बड़ी अक्सरियत लोगों की बात करूँ, मेजॉरिटी के साथ क्या होने वाला है वही बोल रहा हूँ मैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता, स्पेशली हमारे तेलंगाना में, क्वेश्चन टू आंसर, ये सवाल है, इसका ये जवाब है, रट्टा मारो, 3 बार लिखो, 5 बार लिखो, याद करो, एग्जाम में लिखो, मार्क्स लेके आओ, निकल जाओ। पता है फिजिक्स में पास होने के लिए कितने क्वेश्चंस पढ़ना पड़ता, करीबन 60 शॉर्ट है, कुछ 30 वेरी शॉर्ट है, या सॉरी 60 वेरी शॉर्ट है, 30 शॉर्ट है, और करीब 10 लॉन्ग आंसर है। 100 मिला के हो जाते बच्चों 100, ठीक है। अगर कोई 100 क्वेश्चंस पढ़ लिया तो उसको फिजिक्स में अच्छे खासे मार्क्स आ जाते। अच्छे खासे का मतलब क्या है, 50 अबव मार्क्स आते आउट ऑफ 60, 50 नंबर से ज़्यादा आ जाते अगर आप 100 प्रॉब्लम पढ़ लोगे तो। मगर मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि जो बच्चा 100 क्वेश्चन भी पढ़ लिया, 100 प्रॉब्लम भी पढ़ लिया आईपी के वास्ते, बोर्ड एग्जाम के वास्ते, उसको बराबर 40 मार्क्स भी नहीं आते, 50 मार्क्स भी नहीं आते उसको, 40 या 50 मार्क्स भी उसको नहीं आते, क्योंकि उन्हें पूछता ही नहीं है। बोर्ड एग्जाम का जो चीज़ है वो उन्हें नीट में पूछता ही नहीं उन्हें। तो अगर हमारी बच्ची या बच्चा हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में फर्स्ट रैंकर क्यों ना हो, बहुत तेज़ या बहुत होशियार क्यों ना हो, जब उसको वो पता ही नहीं कि सवाल आने वाला कैसा है नीट में, तो उसको सीट कैसे आएंगी भाई, नहीं आएंगे ना, बहुत मुश्किल है ये बात। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोले कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बेचारे मेहनत कर रहे, वो लोगों को हमारी एडवाइस है कि आप प्रिपेयर अच्छा करो, 12 सितंबर को जाओ, अपना बेस्ट दो, एग्ज़ाम लिखो और सीट लाने की कोशिश करो। और अगर अल्लाह ना करे सीट नहीं आई, ठीक है, तो सीट नहीं आने की पूरी तरह से जिम्मेदार आप नहीं हो, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे कॉलेजेस भी उसकी बात की जिम्मेदार है, और गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स को भी चाहिए और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो लोग थोड़ा सा सहूलत करे, कोचिंग वगैरह दिलाए, क्योंकि आज के दौर में अगर कामयाब होना है तो कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पढ़ना है, चाहे वो बैंक्स के होने दो, चाहे वो रेलवेज़ के होने दो, IBPS बोलते हैं हम लोग, RRB, ग्रुप्स के एग्ज़ाम होने दो, नीट, IIT, UPSC, हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है अगर आपको कामयाब होना है आज के दौर में। तो पहली बात गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट, प्राइवेट कॉलेज के बारे में, ये सबसे बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी का, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज का प्रॉब्लम क्या है, इसमें कई सारे सेक्शंस रहते हैं, ठीक है, कई सारे सेक्शंस। ऊपर का जो सेक्शन रहता है ना, सबसे अच्छा वाला, ठीक है, सबसे अच्छा वाला मतलब सबसे अच्छा पढ़ने वालों का नहीं रहता, वो सबसे ज़्यादा पैसे पे करने वालों का रहता वो सेक्शन, ठीक है। तो जो स्टार बैचेस रहते हैं इनके, वो लोगों को ये बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते, ठीक है। और नीचे के जो सेक्शंस रहते हैं, ठीक है, जो लास्ट के जो सेक्शंस रहते हैं, जो हम बोल सकते हैं जनरल सेक्शन हो गया, ठीक है, खाली बोर्ड एग्जाम को पढ़ने के लिए, और जो भी आपका स्टेट है, जैसा हमारा तेलंगाना है तो तेलंगाना में एमसेट है, ठीक है, तो उस सेक्शन को बोलते हैं कि वो लोग आपको खाली एमसेट का पढ़ाया जाएगा, हालांकि पढ़ाते एमसेट का भी नहीं वो लोग, ठीक है। तो ये जो लास्ट के जो सेक्शंस रहते हैं ना, वो लास्ट सेक्शंस के बच्चों को, वो लास्ट सेक्शन के बच्चों को सीट नहीं आने वाली है, नो सीट। क्यों? क्योंकि वो सब पढ़ाते नहीं वो लोगों को, सिर्फ जान पे। और हम भी कैसे जाते कॉलेज के अंदर, खाली टाइम पास करने के लिए। रियलिटी तो यही है ना, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं भाई, वही गाड़ी वाड़ी ले लिए, मस्त एंजॉय करने के लिए गए कॉलेज को, अपना रुआब दिखाने के लिए गए, ठीक है। और कॉलेज में जाके अपना रुआब दिखा रहे बच्चों को, टीचर्स को, वो ये पीछे के पीछे बैठे, उन्हें सारा के क्लास ले रहा और तुम यहाँ पर चीखा मार रहे, सीटियाँ बजा रहे। किसका नुकसान होने वाला है? क्या तुमको दिख रहा कि तुम्हारे सीटियाँ वगैरह मारने की वजह से सर की सैलरी कट होती? नहीं, उनको तो सैलरी मिलेंगी। क्या तुम्हारे सीटियाँ वगैरह मारने से और तुम्हारे नहीं पढ़ने से क्या तुम्हारे मैनेजमेंट को बोलने वाले हो ऐसे कि हम लोग तो पढ़े नहीं, सुने नहीं सर की क्लास, तो पैसे कम लो? वो भी नहीं होने वाला है। तुम्हारे पैसे जा रहे, सर को पैसे बराबर आ रहे, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा पता है तुमको? सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर का, ठीक है। तो ये जो लास्ट के सेक्शंस रहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ये खाली पैसे कमाने के लिए रहते बस, इनसे उनको कुछ फ़ायदा भी नहीं रहता, कुछ फ़ायदा नहीं रहता लास्ट के सेक्शन के बॉयज़ या गर्ल्स को,
ठीक है। तो अगर आप इन लास्ट सेक्शंस में हो और आपको अब तक कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, नीट से रिलेटेड अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है, आप फिजिक्स में अभी तक 100 या 150, 200, 500 न्यूमेरिकल्स भी नहीं करे अभी तक, ये बहुत कम नंबर से न्यूमेरिकल्स का है। अगर आप इतने भी नहीं करें तो आप समझ जाओ कि आपको सीट नहीं आने वाली है इस बार, और सिर्फ अपना वक्त ज़ाया करोगे अगर आप इसके पीछे भागोगे तो, ठीक है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस में लास्ट के सेक्शंस की बात हो गई। ये लोगों का बेचारों का प्रॉब्लम ये रहता है कि ये लोग जान पे पढ़ते, ठीक है, और कॉलेज वाले भी इनको लेके ज़्यादा सीरियस नहीं रहते, ठीक है, ज़्यादा सीरियस उन्हों भी नहीं रहते कॉलेज वाले भी। अगर ये लोग नहीं पढ़ेंगे तो वो लोग लाइट ले लेते हैं, हाँ चलो ठीक है क्या होने का यार, अपन इनको रखेगा ही लास्ट सेक्शन के बच्चों को पैसों के लिए, क्या वो आ रहे तो ठीक है, बस उतना ही रहता। अब बात आती है स्टार बैचेस की, ठीक है। तो आप बोलोगे सर क्या स्टार बैच के जो बच्चे रहते, जो अच्छे बैच के रहते, हायर बैच के रहते, क्या वो लोगों को सीट आ जाती हमेशा? नहीं, उनमें से भी कुछ लोगों को नहीं आती। प्रॉब्लम क्या है स्टार बैच का, यहाँ पर ना कंटेंट बहुत ज़बरदस्त रहता, फुल कंटेंट अच्छा पढ़ाते हैं आपको, बहुत ज़्यादा पढ़ाते, बट नो कॉन्सेप्ट। बट आप पढ़ क्या रहे हो आपको खुद नहीं मालूम रहता हो, ठीक है। फुल कंटेंट नो कॉन्सेप्ट, सर ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, खाली बस हाँ ये ऐसा है वो ऐसा है बस हो गया, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर फुल कंटेंट का एक बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस, तो अगर आप प्रैक्टिस की बात करोगे बच्चों तो बोलूँगा मैं आपको कि हाँ भाई प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती, बट किसकी? सिर्फ आपके सर की, क्योंकि आप तो न्यूमेरिकल करते ही नहीं। वो सर न्यूमेरिकल डाले और विद इन 1 सेकेंड के अंदर जो है या 1 मिनट के अंदर जो है वो आंसर बताना शुरू कर देते। अपने को मौका ही नहीं मिला क्वेश्चन को सोचने का। कम से कम आप 2 से 5 मिनट तो दो स्टार्टिंग के टाइम पे, जब बच्चा न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा 2 से 5 मिनट दे तो बच्चे के दिमाग में आता है कि भाई क्या सोचना चाहिए, इस न्यूमेरिकल को कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस कराते मगर खाली सर की प्रैक्टिस होती, ठीक है, सर ही आगे निकल जाते, ठीक है। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है स्टार बैचेस का, टेस्ट। बहुत ज़्यादा टेस्ट होते माशाल्लाह, बहुत अच्छे होते, बट प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट होता कि असल में इम्प्रूवमेंट के वास्ते, मगर यहाँ पर हमारे पास नो इम्प्रूवमेंट। पहले भी कम मार्क्स आते थे और अभी भी हमको कम मार्क्स ही आते, क्योंकि इसको एनालिसिस इसका एनालिसिस करने वाले कोई भी नहीं रहते ऊपर बैठ के। ऊपर कोई इंचार्ज ही नहीं है जो देख रहा है कि हाँ इस बार बच्चे को 10 आए थे, फिर 12 आए, फिर 15 आए, तो ये बच्चा इंप्रूव कर रहा है। एक लड़का था जो स्टार्टिंग में 16 मार्क्स लेकर आया, बट इस बार उसके मार्क्स 80 हो गए, मतलब हाफ कम हो गए। तो रीज़न क्या था उसके पीछे? उसको बुला के पूछे कि भाई ये चैप्टर क्या नहीं समझ में आया तुम्हारा। तो इस तरह का एनालिसिस नहीं होता है, ठीक है। जब इस तरह का एनालिसिस नहीं होगा, बच्चा खुद भी, अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टीचर इस करे, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये खुद आप भी कर सकते हो कि हमको इस बार मार्क्स कम कहीं को आया बोल के। तो आप टेस्टा तो बहुत देते रहते स्टार बैच वाले, बहुत टेस्टा, मगर वो टेस्ट का इंप्रूवमेंट आप खुद ही नोटिस नहीं करते। तो फायदा क्या है फिर ऐसे टेस्टों का? और अगर प्रैक्टिस भी प्रॉब्लम, सर बहुत सारे प्रैक्टिस करा रहे प्रॉब्लम्स, मगर आपको फर्स्ट प्रॉब्लम से लेके लास्ट प्रॉब्लम तक आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ। आपको फर्स्ट प्रॉब्लम जितना डिफिकल्ट दिखा था, लास्ट प्रॉब्लम भी उतना ही डिफिकल्ट दिखा, तो आप समझे क्या बोले ऐसा फिर। और कंटेंट के नाम पे पूरी बुक भरी हुई है हमारी, और उस बुक में क्या लिखे हुआ है हमको मालूम ही नहीं है, खाली रट्टा मालूम है हमको बस। तो स्टार बैच के बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता, ठीक है। तो इस तरह का अगर आप इस तरह का पढ़े हुए हो तो आपको भी सीट इस बार नहीं आने वाली है। और मैं जितने बातें बोला था ये अभी तक, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट का रहने दीजिए या उर्दू मीडियम स्टूडेंट का रहने दीजिए, शॉर्ट टर्म कोचिंग का रहने दीजिए, या ये प्राइवेट कॉलेजेस का मसला रहने दीजिए, इनको बोलने का मकसद मुझे आपको डिप्रेस करना नहीं है, मुझे आपको इनके सोल्यूशंस बताना है कि इनके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशंस को बड़ा गौर देखिए। दूसरा और सबसे बड़ा फितना ये शॉर्ट टर्म कोचिंग का है। कई बच्चे क्या करते, 45 डेज़ की कोचिंग, 30 डेज़ की कोचिंग बोल के अलग अलग शहरों में जाते और सिर्फ और सोचते कि 45 दिन के अंदर नीट की तैयारी हो जाती बोल के। ये शॉर्ट टर्म कोचिंग्स अच्छी है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी पूरा सिलेबस पढ़ लिए और उनको खाली रिवीजन की ज़रूरत है, उनके लिए ठीक है ये। मगर आप अभी अभी निकले हो, आपको कुछ मालूम ही नहीं है एग्ज़ाम के बारे में, नीट के एग्ज़ाम के बारे में, आप 2 साल में एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करे, आप 2 साल में कुछ समझे ही नहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में, और सडनली आपको ख्याल आ रहा है कि यार हम लोग कोचिंग को जाएंगे XYZ जगह पे और वहाँ पर जो है वो कोचिंग लेने के बाद हमको सीट आ जाती। ऐसा खत्ते ही नहीं होने वाला है। आप खुद सोचो ना यार, अभी मैं आपको बोला कि 98 चैप्टर्स है करीब पूरे नीट के अंदर, और कोचिंग कितने दिन की रहती? कोचिंग रहती 45 डेज़ की। सेंस ही नहीं बनता यार 45 डेज़ में किस तरह से 90 चैप्टर कंप्लीट होंगे, और अगर कंप्लीट भी होंगे तो क्या वो उस मेयार के कंप्लीट होंगे? दिन में एक चैप्टर खाली हर एक का ऊपर से बता दो, ये ट्रिक, ये फलाना बिस्सा, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। जितने भी बच्चे शॉर्ट टर्म कोचिंग के भरोसे पे है वो लोग सिर्फ अपनी क्या बोलते हैं, नीट एग्ज़ाम के साथ, अपनी लाइफ के साथ एक बड़ा सौदा कर रहे हैं वो लोग।
तो शॉर्ट टर्म कोचिंग से कतई रैंक नहीं आता, इसमें अपना टाइम ज़ाया मत करो। कई लोग क्या करते हैं, सेंटर खोल लेते हैं 45 डेज़ के लिए, 30 डेज़ के लिए। अगर 45 डेज़ के लिए अगर आप बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री के लिए उन लोगों को 5-10 हज़ार रुपये दे दोगे, और 10 हज़ार के हिसाब से अगर मान लीजिए कि उसके पास कुछ बच्चे आ गए, कितने बच्चे आ गए भी, 100 बच्चे आ गए, इसका तो अच्छा खासा इनकम हो गया है ना, इसका तो बहुत अच्छा खासा इनकम हो गया इसका। देखिए, तो ये इनकम रिसोर्सेज के लिए एक ये कामा है पूरी, ये इससे सीट नहीं आती, इससे खाली आपका वक्त ज़ाया होगा। तो शॉर्ट टर्म कोचिंग पे पूरी तरह से डिपेंडेंट मत रहो, अपने 2 साल की प्रिपरेशन ही सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक 2 साल में कुछ पढ़े ही नहीं और कहीं पर शॉर्ट टर्म कोचिंग ले रहे और उम्मीद करें कि 12 सितंबर को उनका एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है और उनको सीट आने वाली है, तो ये गलत है। उनको सीट नहीं आने वाली है इस बार, जो सिर्फ शॉर्ट टर्म कोचिंग पे डिपेंडेंट है। अगला देखिए, नेक्स्ट है उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का भी इस बार सीट लाना बहुत मुश्किल है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि उनके पास कंटेंट ही नहीं है। पढ़ना तो बड़ी दूर की बात गई, और उर्दू मीडियम के कॉलेजेस कैसा चलते हैं हम आपको बहुत अच्छे से मालूम है, तो कि बस नाम के स्टडीज़ चल रहे। मुस्लिम्स का एक अच्छा खासा हिस्सा उर्दू मीडियम के नाम पे हर साल बर्बाद हो रहा, हर साल। क्योंकि उर्दू मीडियम के टीचर्स तो पूरा जान पे पढ़ाने वाले, कैसा भी वो लोग तो कुछ बोलने वाले ही नहीं है। हर कॉलेज में बेचारा कोई 1-2 रहेगा जो बच्चों को ज़रा मोटिवेट या गाइड करने की कोशिश करेगा। मगर नीट का एग्ज़ाम सिर्फ गाइडेंस से कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ गाइडेंस से वो क्रैक ही नहीं होगा। वो उसके लिए रिसोर्सेस है, कंटेंट है, इन्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें लगेंगे तब कहीं जाके एग्ज़ाम क्रैक होगा ये। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के पास कंटेंट ही नहीं है अच्छा। जब कंटेंट ही नहीं है तो कहाँ से क्रैक करेंगे? बस नाम के लिए कुछ बोलते हैं ना हम लोग को 980 मार्क्स आ गए, 990 मार्क्स आ गए आउट ऑफ 1000। तेलंगाना में ऐसा होता कि हम लोग बहुत आगे निकल गए, हमारे बच्चों को 950 मार्क्स आ गए, स्टेट फर्स्ट, स्टेट सेकंड। बट एट द एंड क्या होने वाला है? एट द एंड क्या होने वाला है? नीट में अगर रैंक नहीं आया तो वो आपके 980, 950 मार्क्स लेके आप क्या करोगे? कुछ नहीं, क्योंकि मार्क्स तो कोई पूछ रहा ही नहीं। नीट के एग्जाम में देखते क्या आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स है बोल के? कोई नहीं देखता वो। तो ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हो और सिर्फ उर्दू मीडियम के कंटेंट पे डिपेंडेंट हो तो आपका इस बार नीट क्लियर नहीं होने वाला। आप सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो। हाँ, अगर आप कंटेंट कहीं से बना लिए, कुछ कोशिश कर लिए इधर उधर से, तो शायद अल्लाह से दुआ है कि इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। बट मोस्ट प्रोबेबल यही बात के चांसेस है कि आपको इस बार उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स को सीट नहीं आने वाली है। इसके सोल्यूशन में सबसे पहला सोल्यूशन है बच्चों, लॉन्ग टर्म लो या रिपीट करो। फिर से एक बार, रिपीट का मतलब क्या है कि आप 12 सितंबर को एग्ज़ाम लिखो। अल्लाह ना करे अगर आप इन 4 कैटेगरीज में हो और अल्लाह ना करे अगर आपको सीट नहीं आई तो आप क्या करोगे? आप छोड़ दोगे क्या पढ़ना? अपने ख्वाबों को छोड़ दोगे क्या? अगर आप होशियार हो, फुल्ली फोकस्ड हो, कुर्बानी देने के लिए तैयार हो, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो हम आपको मशवरा देंगे कि आप लॉन्ग टर्म लीजिए। 1 साल घर में बैठो, पढ़ो, क्या होने का है? इतना बड़ा क्या मसला है? लोग इंजीनियरिंग करने के बाद 4-4 साल घर में बैठ रहे, ठीक है। दूसरे कोर्सेज करने के बाद, डिग्री करने के बाद 4-4 साल घर में बैठ रहे। हम अभी हमारा कोर्स स्टार्ट ही नहीं हुआ, 1 साल घर में बैठने में बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कुछ गलत बात नहीं है बच्चों, तैयारी करना कुछ गलत बात नहीं है। नीट में सीट नहीं आना आपका फेल्यूर नहीं है। अल्लाह ताला आप देखे कि भाई आप उसके काबिल नहीं हो तो आपको रुका दिए कुछ वक्त के लिए, 1 साल के लिए रुका दिए होंगे, तो आप तैयारी करो खूब अच्छी और फुल फोकस रहो, फुल्ली फोकस्ड रहो अपने काम के ऊपर और तैयारी करो और इंशाल्लाह सीट आ जाएंगे आपको। अभी एग्जाम सितंबर में हो रहा, नेक्स्ट एग्जाम मई में हो जाएगा इंशाल्लाह। तो कुछ 8-9 महीने की बात है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? इतना बड़ा मसला तो कुछ भी नहीं है। फिर कंटेंट अच्छे से पढ़ो, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो और इंशाल्लाह आपको सीट आ जाएंगी। तो सबसे पहला सोल्यूशन है बच्चों लॉन्ग टर्म का, ठीक है। रादर अपने आप को डिप्रेस करने के, ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आप डिप्रेशन में ना जाओ। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको सेल्फ डाउट ना आए, अपने खुद के ऊपर ही आप वो नको करो, डाउट मत कर लो। आप बेहतर हो बट कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ कंडीशंस थे जिसकी वजह से आपको सीट नहीं आ रही। बस आप 1 साल में अगर कर सकते हो कोशिश तो लॉन्ग टर्म लेके कोशिश करो। हाँ, मगर नाम के लिए लॉन्ग टर्म मत लो। ये भी बहुत बार सुनने में आया, बच्चे बोलते हैं कि सर लॉन्ग टर्म ले लेते फिर अल्लाह मालिक है। भाई बेशक अल्लाह मालिक है, पर आपकी मेहनत भी तो एक नाम कुछ है ना, मेहनत नाम की भी तो कोई चीज़ है ना। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आओ इसके अंदर। कोई झूठी तसल्ली नहीं है इसके अंदर, कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा मैं आपको, आप लिख दो इंशाल्लाह आ जाएगा, नहीं। आप मेहनत भी करो, फिर इंशाल्लाह अल्लाह अगर चाहेंगे तो आपको इंशाल्लाह सीट दे देंगे। तो पहली बात यह है कि आप लॉन्ग टर्म लो। और
मेरी रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे जो है अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, पेरेंट्स विजिट, ठीक है भाई। अगर आपका लड़का फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, आपकी लड़की फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, 11th या 12th में है, तो कॉलेज जाओ ना, पैसे बन रहे ना, पैसे तो बन रहे ना। हम लोग मान लीजिए आप कोई दुकान पे गए और दुकान पे जाने के बाद बोले कि भाई ये लो 5,000 रुपये और मुझे वो एक ड्रेस दो, और वो बंदा 5,000 ले लिया और ड्रेस नहीं दिया आपको, कितना गुस्सा आता अपने को, है ना। अपन तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते, मेरे पैसे लेके तो मेरे को चीज़ नहीं दे रहा क्या बोल के। यहाँ तो हम 50,000 1-1 लाख रुपए बन रहे, तो फिर जाने में क्या प्रॉब्लम है माँ को? क्यों, पहले तो माफ़ी इस बात के लिए, क्यों हम हमारे बच्चों को हम लोग लावारिस के साथ छोड़ देते कॉलेज के अंदर, उन्हें जो चाहे करने दो। क्यों टीचर आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे भाई? आप जाओ ना, जाके देखो आपका बच्चा पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, अच्छा है बुरा है, सब मालूम हो जाएगा वहाँ पर जाके। और जाने के बाद टीचर से बात करने से अच्छा है प्रिंसिपल से, ठीक है, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, HOD से, या फिर इंचार्ज है, उनसे जाके मुलाकात करो, जाके पूछो क्या है हमारे बच्चे का इंप्रूवमेंट। एटलीस्ट महीने में एक विजिट, एक मंथ में एक दिन तो निकालिए अपने बच्चों के लिए और विजिट करिए जाके। आप अगर आप जाओगे तो टीचर्स भी थोड़ा सा आपके बच्चे की तरफ थोड़ा सा फोकस करेंगे। अब ये मैं कोई मीठी बात नहीं करूँगा, नहीं टीचर के लिए सब बच्चे बराबर है, नहीं, ऐसा नहीं रहता। जिस बच्चे पे ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है ना, उस पर नहीं पढ़ाने वाला टीचर भी उस बच्चे को देखता, हाँ भाई तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा बोल के। हालांकि वो टीचर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, मगर उन्हें भी देखता आपके बच्चे को, हाँ भैया पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे बोल के। अगर एक एक्टिव टीचर है उसके लिए तो पूरे बच्चे जो है बोलते ना हम लोग, उन्हें पूरे बच्चों को एक ही लेवल पे पढ़ाते रहता उन्हें, और उस टीचर्स के सब्जेक्ट में बच्चे को प्रॉब्लम भी नहीं होती। मगर आपके बच्चे को जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उस सब्जेक्ट के टीचर से आपको मिलना चाहिए। तो पेरेंट्स की विजिट बहुत ज़रूरी है, एक ये भी एक चीज़ है। इसके अलावा एक हो सकता तीसरी बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बच्चों को चाहिए कि वो अपने सीनियर्स से मिले। कौन से सीनियर्स? वो सीनियर्स जिनको ऑलरेडी वो एग्ज़ाम में रैंक आ गया, जो नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लिए, जो IIT का एग्ज़ाम क्रैक कर लिए, उनसे मिलो। ये बेकार सीनियरों से मत मिलो। हाँ वो बच्ची थी देखो हमारे से 1 साल ऊपर थी, 1 साल आगे थी, वो बच्चे से जाके मिलेंगे, मगर वो बच्ची क्या करे, उसको रैंक किस नहीं आया, घर में बैठी हुई है, उससे मत मिलो। आप जिसको रैंक आया उससे मिलो। अगर जिसको रैंक आया उससे मिलोगे आप, तो उन्हें आपको बोल देगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप रैंक आया वाले को मिल रहे, मगर उसको रैंक आके 15-20 साल हो गए, 10-15 साल हो गए, उससे जाके मिल रहे, उसको क्या मालूम होगा आप क्या चल रहा बोल के। तो कोशिश करिए कि 1-2 साल ऊपर, ठीक है, आप जिस सेक्शन में बैठे हुए हो, जिस क्लास में बैठे हुए हो, क्या उस क्लास में आपसे पहले किसी को रैंक आया कि नहीं आया, पहले वो देख लो। अगर नहीं आया तो लाजिम बात है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, आपको कैसा रैंक लाना है बोल के। और अगर आ गया तो उस बच्चे से मिलो, उस बच्ची से मिलो कि आपको रैंक कैसा आया बोल के पूछो, उन्हें आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी कैसा पढ़ना चाहिए और आगे कैसा प्रोसीड करना चाहिए। उसके बाद है बच्चों 4th वन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन बच्चों के लिए जो अभी 9th 8th क्लास में है, ठीक है। ये बोल सकते हैं हम लोग स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन, ठीक है भाई। आप फाउंडेशन का मतलब क्या है? आप 8th 9th और 10th से ही बच्चों की तैयारी की शुरुआत करो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपके बच्चे का जहन बन गया कि उसको डॉक्टर बनना है, नीट का एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उसको 8th क्लास से ही अच्छे से उसको तैयारी दिलाओ, अच्छे स्कूल में डालो उसको, या ख़ुद भी अगर घर में पढ़ा रहे। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हो गए, ठीक है, उनका नाम हम लोग शायद चैनल पे ना ले सके, मगर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास। कोई भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प लो, कहीं पर भी सब्सक्रिप्शन लो और फिर बच्चे को तैयारी दिलाओ। 8th 9th 10th तक आने तक उसके अंदर से वो न्यूमेरिकल्स को देख के डर जाने की जो बात रहती नहीं, वो बात को निकाल दो। कई बच्चे रहते पढ़ते अच्छा, कॉन्सेप्ट अच्छा आता, मगर न्यूमेरिकल देखेंगे नहीं, हुट डर जाते। अपन वो डर को निकालना फर्स्ट चीज़। वो कब निकलता, वो यही एज में निकलता हो। तो फाउंडेशन से ही शुरुआत करनी चाहिए, और अच्छे फाउंडेशन से, ठीक है। खाली आपके सिटी में एक स्कूल है, फाउंडेशन के नाम पे उन्हें खाली पैसे लूट रहा है, ऐसे भी नहीं, ठीक है। फाउंडेशन के नाम पे अगर वो लोग पढ़ा रहे और बच्चे के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा, उसके अंदर कुछ तब्दीली दिख के आ रही, उसको न्यूमेरिकल्स करने आ रहा, उसके अंदर थिंकिंग उसकी बढ़ गई, थोड़ी सी उसकी कैपेसिटी बढ़ गई उसकी, तो सही जा रहा हो, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम फाउंडेशन बोले, ऐसा बात होगी। 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर क्या है? स्टडी सेंटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ेंगे।
आपका बच्चा जब कॉलेज से वापस आता 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो उसको और 1-2-3 घंटा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती, 2-3 घंटे, 4 घंटे, संडे के दिन पूरा दिन पढ़ने की ज़रूरत पड़ती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा पढ़ना रहता, तो उसको पढ़ने के लिए घर में तो वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता, घर में तो उतना सुकून नहीं रहता कि उसको उन्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़े ऐसा। उसके लिए उसको एक जगह की ज़रूरत है। तो आइडियली देखा जाए तो हर मोहल्ले में या कम से कम हर शहर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ सके, नीट को, IIT को। ये जगह बहुत ज़रूरी है। ये प्रोग्राम्स आर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशंस, प्लेटफॉर्म्स आर फॉर प्रिपरेशंस। आप प्रोग्राम कितने भी कर लो, UPSC को कैसा पढ़ना है, नीट को कैसा पढ़ना है, IIT को कैसा पढ़ना है, कितने भी प्रोग्राम कर लो, उन तमाम प्रोग्रामों से खाली बच्चों को इंफॉर्मेशन मिलती है, अच्छा ऐसा है, ओके, मगर प्रिपरेशन कभी नहीं होती। प्रिपरेशन के लिए एक जगह की ज़रूरत है, एक सेंटर की ज़रूरत है, एक माहौल की ज़रूरत है। अगर हर शहर में हम ऐसा माहौल क्रिएट कर दे तो खुद ब खुद बच्चों के अंदर एक दूसरे को देख के मोटिवेशन आते रहता और बहुत बड़ी तब्दीली आती उससे। हमारे मोहल्ले से, हमारे एरिया से, हमारे सिटी से बच्चे UPSC क्रैक करेंगे, IIT क्रैक करेंगे, एम्स में जाएंगे नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद। ये भी हो सकता। और उसको देख के 10 बच्चे मोटिवेट होते, देखो वो बच्चा वहाँ बैठ के पढ़ता था तो उसको देख के हम भी बैठ के पढ़ेंगे, और यहीं से शुरुआत होती। हमारे शहर की बात ले लीजिए, निज़ामाबाद की, नेहरू पार्क से लेके आटो नगर तक के एरिया में इतना हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, इतने लाखों के लोग रहते हैं यहाँ पर, इतने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, कई कॉलेजेस में, कई स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं। मगर हाल क्या है, हमारे पास एक भी स्टडी सेंटर नहीं है। अगर बच्चा अपने घर से हटके कहीं पढ़ना चाह रहा है, उसको कोई जगह नहीं है यहाँ पर। तो फिर कैसा यहाँ के बच्चों को सीट आएंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? तो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स को, सियासी नुमाइंदों को, यहाँ के जो जितने भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेजेस वालों को, या जमातों को, तंजीमों को, मसाजिद के कमेटी वालों को, ये लोगों को सोचना चाहिए इस बात पे कि एक प्लेटफॉर्म तो हम लोग बना के दें, कम से कम एक जगह जहाँ पर बच्चे बैठ के पढ़े, उनको मोटिवेशन मिले, उनको माहौल मिले पढ़ने का। अगर हम लोग ये फराहम कर देंगे तो बच्चों के अंदर खुद ब खुद तब्दीली आएंगे इंशाल्लाह। और ये बहुत ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है ये। तो बहरहाल सॉल्यूशंस में जैसा बोला था मैं, लॉन्ग टर्म लीजिए। जो बच्चे आप 12 सितंबर को एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, अल्लाह ना करे अगर आपको सीट नहीं आई मगर आप मोटिवेटेड हो तो लॉन्ग टर्म लीजिए, इंशाल्लाह उससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरा, पेरेंट्स की विजिट है। अगर किसी के बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है तो उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जाइए भाई, जाके अपने बच्चों का हाल चाल देखिए वहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने सीनियर्स से मिले, उन सीनियर्स से मिले जिनको रैंक आ गया, तो उनसे मिलने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसा पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है, और कौन से बुक्स को फॉलो करना है, कौन से वीडियोस को देखना है। तो ये पूरी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी, पूरे रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और आप मोटिवेट होकर भी आएंगे अगर आप अच्छे सीनियर्स से मिलेंगे तो। और एक बात ये है कि जिनके बच्चे अभी 8th 9th 10th में है, उनको चाहिए कि अभी से अपने बच्चों के अंदर वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक्स, ठीक है, रेक्टिफिकेशन से अच्छा वो लोगों को कोशिश करना हम लोग के जो हो सकता है वो उनके अंदर तब्दीली आए। कम से कम कुछ भी पढ़ाइए आप, 8th क्लास का सिलेबस ही है, 8th क्लास में जितने चैप्टर्स है फिजिक्स में वो पूरे फिर 12th में भी है, ठीक है। तो वो उनके अंदर कोशिश करिए कि अच्छे से वो चीज़ें इंप्रूव हो उनके अंदर। और एक बात बोले हम लोग के स्टडी सेंटर, एक मोहल्ले के लोगों को चाहिए कि वो जगह बना कर दे बच्चों को, ताकि वहाँ पर बैठ के वो लोग पढ़ सके। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जितने हम बुराइयां देख रहे थे, जितने मुझे डाउट्स आते थे, क्वेश्चंस आते थे व्हाट्सएप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, या कोई पर्सनली मुझे मिल के पूछते थे, उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम ये वीडियो बनाए सो है। अगर इससे किसी को हर्ट हुआ तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं उसके लिए। और अगर कुछ डाउट है या कुछ गलत दिखा तो बिल्कुल आप कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसका आंसर देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।